वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के सबसे लास्ट टॉपिक की, और वो टॉपिक है आपका एक्सेस डिमांड। जैसे कि आपको ये जो कंटेंट दिख रहा होगा, ये सारे के सारे कंटेंट हमारे लास्ट क्लास के हैं, ठीक है। इस कंटेंट को मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि इस कंटेंट में जो यहाँ पे दिखाया गया है वो है आपका डेफिसिट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन, ठीक है। हम अब पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेशनरी गैप, तो उसी के रेफरेंस में सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं यहां पर दिखाऊंगा इसी सारे कंटेंट पे, बिकॉज डिफ्लेशनरी गैप का जो रिवर्स सिचुएशन होता है वो इन्फ्लेशनरी गैप है, या फिर आपका डेफिसिट डिमांड का जो रिवर्स सिचुएशन होता है वो एक्सेस डिमांड है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे होगे पहले वाले ग्राफ में, दैट्स ये है आपका एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। मैं इस डॉटेड लाइन को यहां पे थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे जो आपका नया एडी बनाया गया था, ये कौन सा एडी था? एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपका नीचे आया, आपका इनकम आपको कम होता दिख रहा है। हम बात करें एक्सेस डिमांड की, तो एक्सेस डिमांड में डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो। क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब सवाल है सर डिमांड इंक्रीज कैसे होता है? एक बेसिक सा सेंस है, मैं इस सेंस समझा रहा हूं। ये सेंस आप इसे प्रैक्टिकल कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। हमारे पास कार है, डीजल कार, पेट्रोल कार, व्हाटएवर। अब इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना, डिमांड तो बढ़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी में डिमांड भी बढ़ती है और एक लिमिट के बाद भी बढ़ती है, क्योंकि डिमांड के बढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है। हम पहले रोटी खा रहे थे, फिर दाल चावल खा रहे, पूरी खाएंगे, पराठे खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे, मुगलई खाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। पहले 1 BHK, फिर 2 BHK, फिर 3 BHK, फिर 4 BHK, फिर पूरा का पूरा विला, फिर पूरा का पूरा बंगलो, फिर सी फेसिंग बंगलो, सी फेसिंग अपार्टमेंट, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो हमारी डिमांड की लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ सप्लाई की सर लिमिट है। सो एज पर कीन्स, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप refers to the situation in which aggregate demand at full employment is greater than aggregate supply। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के रेफरेंस में जब डिमांड आपका बढ़ता है आपके एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में, तो उसी सिचुएशन को कीन्स ने क्या कहा? एक्सेस डिमांड। अब आप इसके ग्राफ को थोड़ा सा देखोगे, ग्राफ किस तरीके से मूव करेगा। ये हो गया आपका नया वाला एडी, फिर आपका एएस था, ये हो गया आपका नया वाला एडी, ठीक। अब अगर एडी आपका बड़ा है तो आपके सामने एक नया इक्विलिब्रियम भी आया, राइट। जैसे इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में हमने नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके डेफिसिट डिमांड दिखाया था, हम वही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लेवल से जब ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे मार्क करोगे, और इसी को क्या कहा जाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहा जाएगा? इन्फ्लेशनरी। ये बात क्लियर हुई? मैंने आपको बताया है इसी सेक्शन में फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद मेरा आउटपुट नहीं बढ़ेगा, तो मेरा जीडीपी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो जब यहां पे आपका डिमांड एक्सेस हो जाता है तो उसका एक इफेक्ट जनरेट होता है, और इफेक्ट क्या है? स्टैटिक जीडीपी या फिर कांस्टेंट जीडीपी, क्योंकि इफेक्ट में थोड़ा से बदलाव होंगे, ठीक है। तो पहला क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगा ना सर, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, ठीक है।
तो जो यहां पे आपका आउटपुट लिखा हुआ था वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक कांस्टेंट। तो एक्सेस डिमांड का एक इफेक्ट यहां पे है, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक जीडीपी या फिर कांस्टेंट आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट, जब एक्सेस डिमांड आपका होता है तो सवाल है कि एक्सेस डिमांड होता ही क्यों है, क्यों, वाई। ठीक है, तो आप आओगे कॉजेस की तरफ। ठीक है, कॉजेस में मैं ये सारी चीजें हटा दे रहा क्योंकि ये डेफिसिट डिमांड का है, हमें एक्सेस डिमांड बताना है, और ये सब चीजें क्या हो जाएंगे, रिवर्स। एडी के बढ़ने के पीछे कारण क्या है, मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मेरा एक्सपोर्ट क्या हो गया, बढ़ गया, मेरा इंपोर्ट घट गया। टैक्स रेट में क्या चेंज आए होंगे, सरकार ने टैक्स घटा दे, लोगों की इनकम बढ़ गई, लोग मांगने लगे, तो टैक्स रेट्स क्या कर दिए गए, घटा दिए गए। So these are the causes of excess demand or inflationary gap. अब जरा समझिए, इफेक्ट को कवर करने के लिए हमें इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर के हालात को समझना होगा कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप जैसा सिचुएशन है या एक्सेस डिमांड जैसा सिचुएशन है, तो सिचुएशन क्या दिखाता है अपने आप को। इन्फ्लेशनरी गैप विच मींस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ चुका है। इन्फ्लेशन बोले तो क्या, महंगाई आ चुकी है इकोनॉमी में। ठीक है, और इकोनॉमी में महंगाई आ चुकी है तो उसका बेसिक सा सेंस क्या है, इकोनॉमी में सामान कम है और लोग खरीदने के इच्छुक ज्यादा हैं, और इच्छुक ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि लोगों के पास पॉकेट भर के पैसा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है। विच मीन्स कंक्लूजन ये आता है कि इकोनॉमी में लेवल ऑफ लिक्विडिटी क्या है, ज्यादा है। तो जब लेवल ऑफ लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है, बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसे हो जाते हैं, लोग डिमांड करते, सप्लाई नहीं होती, इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन आपके सामने आता है। अब देखो, उस डिमांड को फिल करने के लिए, उस डिमांड को फिल करने के लिए एक प्रोड्यूसर रात दिन मेहनत करेगा, मतलब रिसोर्स का वो एक्सेस यूटिलाइजेशन करेगा, रिसोर्स का वो ओवर यूटिलाइजेशन करेगा। यही होगा ना, क्या होगा, ऐसे होता है ना भाई, टारगेट पूरा करना है, दिवाली में इतने को ऑर्डर आया है, सारे एम्प्लॉय लग जाओ ओवर टाइम, यही होता है। लेकिन ओवर टाइम का मतलब क्या जी, 8 घंटे का काम आप करवा रहे हो, 12 घंटे 15 घंटे, उल्टा उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, डाउन होगी, आपके आउटपुट की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी, यही होगा ना। ठीक है, साथ ही साथ आप एक और बात क्यों नहीं सोचते, रिसोर्सेज तो फिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का एक महान कॉन्सेप्ट है दैट रिसोर्सेज आर फिक्स्ड along with resources are scarce। तभी तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जनरेट होती है, scarcity of resources, wants are unlimited, along with resources have alternative uses, simple as that। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो अब जब मालिक कहेगा भाई ओवर टाइम कर, तो क्या कहेगा, सर ओवर टाइम के पैसे भी लगते हैं, फ्री में काम नहीं होता, और ओवर टाइम का नॉर्मल टाइम से रेट क्या होता है, ज्यादा, तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। मतलब एक तो एक्सेस यूटिलाइजेशन है, ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसके अलोंग विथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जैसा कि यहां पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, रेज, जिसके कारण जनरल प्राइस लेवल हाई हो जाएगा।
क्योंकि बाजार में महंगाई हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाएगा सर। और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग भी महंगा हो जाता है तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे भी इसका फर्क पड़ता है। तो आप यहां पे कहोगे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई। स्टॉक, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, अंडर स्टॉक। तो ये भी क्या है आपका लॉसी है। तो जो आपका पहले पाइल स्टॉक था, भरा हुआ स्टॉक, अब आपका वेयरहाउस खाली हो जाएगा, जिसके कारण स्टिल आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। बिक सकता था 200, है ही 100 का नुकसान हुआ ना, सिंपल। साथ ही साथ इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन, सॉरी इन्फ्लेशन, नॉट अ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, सिंपल। साथ ही साथ अब इकोनॉमी में एक और सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, वो होगा वेज प्राइस स्पाइरल। क्या भाई, वेज प्राइस स्पाइरल। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल। महंगाई आया मार्केट में, एक इंसान पे प्रेशर बनेगा, वो अपने मालिक को कहेगा ना, सरकार देखो कितना महंगा हो गया है सामान, थोड़ा सा पैसा बढ़ा दीजिए, ये कहेगा। लेकिन इससे पहले एक इफेक्ट हो चुका होगा, इससे पहले एक इफेक्ट हो चुका, वो इफेक्ट क्या हुआ होगा, बाजार में डिमांड ज्यादा होगी, बाजार में डिमांड ज्यादा होगी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसने उससे ओवर टाइम करवाया होगा, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन। तो पेमेंट ज्यादा किया होगा तो कॉस्ट बढ़ गया होगा, पेमेंट क्या हो, कॉस्ट बढ़ गया। तो एक तरफ तुम पेमेंट बढ़ाओ और एक तरफ तुम कीमत बढ़ाओ, फर्क क्या पड़ेगा, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई और बाजार की महंगाई बढ़ गई, क्या फर्क पड़ा, उस महंगाई के कारण आपकी परचेसिंग पावर उल्टा और कम हो गई, आपकी सैलरी बढ़ गई। तो क्या, इसे कहा जाता है कि भाई मैं बनारस में रह के 25 से 30 हजार कमाऊं और दिल्ली में जाके 35 से 40 कमाऊं, क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि दिल्ली महंगा हो गया। मैं बैंगलोर में जाके 50 से 60 कमाऊं, क्या फर्क पड़ गया, बैंगलोर और महंगा हो गया। कोई फर्क पड़ा क्या, कमाई तो बड़ी, तो कहोगे भाई हम पहले 25 कमाते थे अब 60 कमाते हैं, लेकिन 60 कहां कमाते हो, जहां पे कीमत ऊंची है, जहां पे एक एक फ्लैट 30-40 हजार में रेंट ही लगता है। बनारस में तुमको 12-15 में रेंट मिल जाएगा, तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो कॉस्ट बढ़ा तो कीमत भी बढ़ी, भले ही उसको ओवर टाइम का पेमेंट क्यों नहीं मिला। अब वो फिर कहेगा सर देखिए बहुत महंगा हो गया सामान, वेज बढ़ाइए, फिर वेज बढ़ाएगा, फिर वेज बढ़ा तो वेज को किस पे लगाएगा, कॉस्ट पे, फिर कॉस्ट बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगा, फिर कहेगा वेज बढ़ाइए, वेज बढ़ते बढ़ते, कॉस्ट बढ़ते बढ़ते, प्राइस बढ़ते बढ़ते, कहां रुकोगे तुम, कहीं तो रुकोगे, इस स्पाइरल में तो कहीं नहीं रुकोगे। वेज बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ा, फिर वेज बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ा, ये स्पाइरल क्या कहा जाएगा, वेज प्राइस स्पाइरल, जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। खैर आपके आईडी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, हमारे वक्त तो चैप्टर नंबर 11 होता था इन्फ्लेशन, ठीक है, वी के और के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस चैप्टर को डिलीट ही कर, जिसमें इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश, डिमांड बोले सारे इन्फ्लेशन की पूरी कहानी होती थी, वहां पे बैंक रेट, रेपो रेट आपको पढ़ना होता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वही इफेक्ट है यहाँ पे। वेज प्राइस स्पाइरल एक्चुअली कहां पढ़ा जाता है, वेज प्राइस स्पाइरल इज अ सिचुएशन व्हिच इज कवर अंडर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। इसलिए आपको यहाँ पे वेज प्राइस स्पाइरल देखने को मिलेगा। चलो ये हो गया आपके इफेक्ट।
ओवर यूटिलाइजेशन, आउटपुट स्टैटिक होगा, नहीं बढ़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज है ही नहीं ना, कहां से आप रिसोर्सेज बढ़ाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टॉक कम होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट सिग्निफाई करेगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, मतलब जनरल प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा और वेज प्राइस स्पाइरल जैसा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। सवाल है सर सुधारे कैसे? सुधारने के लिए फिर वही चीज है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सरकार की नीतियों की बात होगी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की नीतियों की बात होगी, आरबीआई की पॉलिसीज का जिक्र किया जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करेंगे तो देखो भाई कैसे रेक्टिफाई करोगे। फिस्कल पॉलिसी में सरकार अपने खर्चे क्या करेगी? कम करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन है, मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, सरकार अपने खर्चे कम करेगी, बजट कैसे बनाएगी? सरप्लस। सरप्लस बजट बोले तो सरकार अपने रिसीट्स ज्यादा रखेगी, सरकार अपनी एक्सपेंडिचर को कम करेगी। साथ ही साथ टैक्स रेट्स को क्या किया जाएगा? अब सुनना जरा, हम खुला कहते हैं टैक्स सरकार बढ़ा देगी। व्हाट इफ अगर यहां पे इसका कंक्लूजन ये निकाला जाए कि सरकार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, तब तो एक तो आग जल रही थी, ऊपर से पेट्रोल डाल के आ गया। एक तो इकोनॉमी में महंगाई क्योंकि इन्फ्लेशन है, और ऊपर से सरकार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे तो सामान तो और महंगा हो जाएगा। बात तो वही हो गई कि महंगाई के वक्त जीएसटी बढ़ा दिया गया, एक तो ऐसे ही बोझ, ऊपर से डबल बोझ। तो सुनिएगा, इन्फ्लेशनरी गैप को सुधारने के लिए टैक्स में आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। पक्का? क्योंकि सामान ऑलरेडी क्या है? महंगा है। लेकिन एक बात यहां पे क्लियर नहीं होती, इस बात को मैं ट्विस्ट थोड़ा कर रहा हूं, उस बात को थोड़ा समझना। ठीक है, ये बात तुरंत दिमाग में आई है इसलिए बता रहा हूं। प्रॉब्लम कहां पे है? कीमत बढ़ी क्यों है? डिमांड के बढ़ने के कारण, डिमांड के बढ़ने के कारण। और डिमांड बढ़ा क्यों है? क्योंकि लोगों के पॉकेट में पैसा ज्यादा। महंगाई के वक्त लोगों को खाने की टेंशन नहीं होती, हाँ दिक्कत होती है निचले तबके के लोगों को जो सबसे लोएस्ट स्ट्रैटा में बैठे होते हैं। अगर मैं उनके लिए देखूं तो जो कीमतों को कम करने की बात होती है ना, इस सभी गुड्स में नहीं होती, नेसेसिटी में होती है। खाने की कीमत कम, विच मीन्स अनाज, चीनी, नमक, तेल, राशन जैसी चीजों की कीमत पे टैक्स पे छूट दी जाती है, महंगाई जैसे हालात को सुधारने के लिए। क्योंकि क्या कहा मैंने, इन्फ्लेशन में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए आपको डिमांड बढ़ता तो नजर आता है, लेकिन कुछ लोगों की अनअफोर्डेबिलिटी भी नजर आनी चाहिए आपको। तो कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो आप आईडीटी को घटाइए, लेकिन नेसेसिटी चीजों पे घटाइए, ये ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट टैक्स किस नेचर का होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ये जो एक्सेस डिमांड है ना, हमारे यहाँ मिडिल क्लास लेके नहीं आता जनरली सर, और लेके आता भाई तो हायर मिडिल क्लास लेके आता है। वो जो गरीब मजदूर है वो इन्फ्लेशनरी गैप लेके नहीं आता, उसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं होते, वो डिमांड एक्स्ट्रा क्या बढ़ाएगा? ये चीज है। तो इसके लिए डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया में डायरेक्ट टैक्स से नेचर क्या, प्रोग्रेसिव, मतलब हायर इनकम ग्रुप पे हम लगाते हैं ना टैक्स, तो ये फायदेमंद है। तो आईडीटी कम कीजिए नेसेसिटी पे और डायरेक्ट टैक्स लगाइए जो आपके प्रोग्रेसिव नेचर से रिचर सेक्शन पे अप्लाई होता है। सब्सिडीज का एक फैक्टर आता है, सरकार सब्सिडी कम करे, खर्च कम करना है सरकार को, लेकिन सब्सिडी कहां कम करे? उन जगहों पे जिन जगहों का रिश्ता लग्जरी के साथ है। किसानों को सब्सिडी दें, एमएसएमईज में सब्सिडी दें, कार में मत दें। समझ में आया?
लिकर टोबैको पे तो ऐसे ही नहीं मिलती। तो लग्जरी आइटम से सब्सिडी निकालें और नेसेसिटीज पे सब्सिडीज, क्योंकि एडी ज्यादा है एएस कम है। दो ही तरीका हो सकता है, या तो डिमांड को नीचे खींच ले लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल के, या फिर सप्लाई को ऊपर कर दें, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जीडीपी क्या एस्थेटिक है ना, कोई केन्जियन अप्रोच हम कर रहे हैं इस वक्त। हम इस अप्रोच को नहीं कर रहे हैं कि हर वक्त हमारे इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। जैसे इंडिया जैसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में भी एक्सेस कैपेसिटी होती है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, एक अलग लेवल पे चीजें चली जाती हैं। मैं यहां पे उसकी बात करा तो यहां पे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। क्लियर? साथ ही साथ सरकार जो पब्लिक डेब्ट है करे, लोगों से उधारी ले, आरबीआई से उधारी क्या करे, कम करे। ये 5 चीजें मैंने पहले ही बताई थी, 5 चीजें मैंने अभी बताई है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करे, अपने बजट को सरप्लस बढ़ाए, टैक्स में आईडीटी को नेसेसिटीज की चीजों से कम करे, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाए, सरकार पब्लिक बोरोइंग्स क्या करे, बढ़ाए, आरबीआई से बोरोइंग कम करे। ये तो बात होगी फिस्कल पॉलिसी की। भैया मॉनेटरी पॉलिसी, तो कोई मॉनेटरी पॉलिसी कहानी सीधी सी है, इन सब को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इन सब के बढ़ाने से मार्केट में लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा और रुकना चाहिए भी नहीं, बस कंट्रोल हो, जितना जरूरत है उतना ही जाए। व्हिच मींस बैंक रेट बढ़े, रेपो रेट बढ़े, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाए, सीआरआर बढ़ाया जाए, एसएलआर बढ़ाया जाए, और ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत चीजों को, मतलब एनएससी या ट्रेजरी बिल या फिर जीरो कूपन बॉन्ड, इसको क्या किया जाए, सेल किया जाए जनता में, ताकि जनता के पास कागज का टुकड़ा जाए और जनता के पास जो हार्ड कैश है वो गवर्नमेंट के पास जाए, सोख हो जाए वो पैसा, जिससे आपकी इकोनॉमी में इस इन्फ्लेशन के हालात को क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। उम्मीद है आपको इस इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी का एक ऐसा सिचुएशन है एज परटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट पे, जहां पे एडी ज्यादा होता है, एएस कम होता है, उसी गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है? इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये नहीं होता कि आपका डिमांड बढ़ गया तो आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे आपका आउटपुट बढ़ ही नहीं सकता, आपका इनकम बढ़ ही नहीं सकता, वो डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके यहां पे आपके सामने कॉजेस दिए हुए हैं, एडी क्यों बढ़ता है, एडी के बढ़ने से, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाने से क्या फर्क आएगा और उसको सुधारा कैसे जा सकता है। चलिए अपने बुक में जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज कीजिए, और फॉर्मली यहां पे आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक है अकेले 12 नंबर का, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट। गो थ्रू द ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट्स एंड वर्ड्स ऑफ योर नोट्स एंड बुक। कोई प्रॉब्लम है प्लीज कांटेक्ट कीजिए, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा उस वर्ड को भी पूछिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम इस चैप्टर के कंटेक्स्ट के क्लियर होने के बाद, कंटेंट के कंप्लीट होने के बाद एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे, जिस नए सेशन में हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थ्योरेटिकल भी आएंगे और ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द न्यूमेरिकल सेशन। थैंक यू सो मच।